कल अपन ने एक उदाहरण हल किया था जिसमें अपन ने क्रय प्रतिफल निकालना, उसका भुगतान और एजेंसी संबंधी जो कार्य किया था कंपनी ने, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आज अपन डिस्कस करेंगे विरोधी अंशधारी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। विरोधी अंशधारी, ये विरोधी अंशधारी क्या होते हैं, विरोधी अंशधारी किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। ये ऐसे अंशधारी होते हैं जो एकीकरण की योजना को अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। अब जो एकीकरण की योजना बनती है उससे ये लोग असहमत होते हैं और उस योजना के अनुसार अपने अंश ट्रांसफरी कंपनी, हस्तांतरी कंपनी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, हस्तांतरित नहीं करते हैं। मतलब ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर हैं, वो जो एकीकरण की योजना बनी है उस पर सहमत नहीं होते हैं, इसलिए वे अपने शेयर उस कंपनी को ट्रांसफर नहीं करते हैं जो ये योजना बना रही है, जिसको ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। मतभेद रखने वाले अंशधारियों के अंश हस्तांतरी कंपनी द्वारा, मतलब ट्रांसफरी कंपनी द्वारा कुछ तरीके हैं, उन तरीकों से स्वीकार किए जाते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1, उन्हीं शर्तों पर जिन पर स्वीकृति देने वाले अंशधारियों ने अपने अंश हस्तांतरित किए हैं। मतलब पहला पॉइंट उसमें बनेगा, पहली शर्त क्या हो सकती है, पहला तरीका क्या हो सकता है कि विरोधी अंशधारियों से उनके अंश हस्तांतरी कंपनी उन्हीं शर्तों पर प्राप्त करेगी, ले लेगी, हस्तांतरित कर देगी जिन पर स्वीकृति देने वाले अंशधारियों ने, मतलब जिन अंशधारियों ने इस एकीकरण की योजना की स्वीकृति दी है, उन्हीं शर्तों पर इनके अंश भी हस्तांतरित किए जाएंगे। दूसरी शर्त हो सकती है, तरीका हो सकता है, अन्य शर्तें जो अस्वीकृति देने वाले अंशधारियों और हस्तांतरी कंपनी के बीच तय होती है। अन्य शर्तें का मतलब है कि जो विरोधी अंशधारी है उनके और हस्तांतरी कंपनी के बीच जो शर्तें तय हो जाती है, उन शर्तों के आधार पर वे अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अस्वीकृति देने वाला अंशधारी कह दो चाहे विरोधी अंशधारी कह दो, एक ही बात है। अन्य शर्तें जो विरोधी अंशधारियों और हस्तांतरी मतलब ट्रांसफरी कंपनी के बीच तय हो जाए, वही तरीका फाइनल। और तीसरा और लास्ट होता है न्यायालय द्वारा आदेशित शर्तें। न्यायालय द्वारा आदेशित शर्तें जो या तो हस्तांतरी कंपनी या मतभेद रखने वाले अंशधारियों के आवेदन पर न्यायालय निर्धारित करे। मतलब पहला तरीका तो जिसके आधार पर सबको जिन शर्तों पे दिए जा रहे हैं, मतलब जो सहमत है उनको जिस शर्तों पे दिए जा रहे हैं उसी शर्त पर इनको दे दिए, या विरोधी अंशधारी और हस्तांतरित कंपनी के बीच बात होकर समझौता हो जाए तो उसके आधार पर। और लास्ट तरीका है कि विरोधी अंशधारी या कंपनी कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने जो निर्धारित कर दिया तरीका, उससे इनको भुगतान कर दिया जाता है, इनके अंश ले लिए जाते हैं। ये 3 तरीके हो गए। अब मतभेद रखने वाले अंशधारी की चुकता पूंजी का एक अलग खाता खोला जाता है। अब इनका सेटलमेंट कैसे होता है कि मतभेद रखने वाले अंशधारियों की जो चुकता पूंजी है उसका एक अलग खाता खोलकर उसमें राशि हस्तांतरित कर दी जाती है। इनको जितनी राशि देनी है, जो इनके पूंजी खाते का शेष है, वो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे विरोधी अंशधारी खाता, डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट कहते हैं। मतलब मतभेद रखने वाले या विरोधी अंशधारी जितने भी है, उनकी जो पेड अप कैपिटल है उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट। क्यों, निपटारा तो करना पड़ेगा। और उपरोक्त शर्तों के अनुसार जितना भुगतान हो इसे नाम कर दिया जाएगा। जो 3 अपन ने तरीके डिस्कस किए उसमें जिस तरीके से भी सेटलमेंट हो रहा है उसके आधार पर
जितना भुगतान अपने को करना होगा, मतलब हस्तांतरित कंपनी को करना होगा, तो जितना भुगतान वो करेगी वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को डेबिट कर देगी और रोकड़ और बैंक से इस खाते को जमा कर लेगी। डिसेंटिंग शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा और इस खाते का जो बैलेंस बचेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, मतलब वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तब डिसेंटिंग शेयर होल्डर के केस में लेखांकन कैसे होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले विरोधी अंशधारियों से उनसे संबंधित अंश पूंजी जब कंपनी हस्तांतरित करती है तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग कंसर्निंग शेयर कैपिटल ट्रांसफर। ये एंट्री किसके यहाँ होती है? ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में होती है, क्योंकि डिसेंटिंग तो उनके यही है, ट्रांसफर की तो कोई बात ही नहीं है। अब आगे विरोधी अंशधारियों को भुगतान करने पर डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेड टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स। जब इनको भुगतान करते हैं तो उनको डेबिट करके टू बैंक कर दिया जाता है। और अब विरोधी अंशधारियों के खाते में कोई बैलेंस रह गया, या तो डेबिट रहेगा या क्रेडिट। तो डेबिट का शेष रहता है तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, या लिख दो बीइंग बैलेंस ऑफ डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर्ड। इसी तरह से यदि डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स में जमा का शेष रह जाता है, इस खाते में डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स के खाते में जमा का शेष रह जाता है तो एंट्री होगी डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर। मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये अकाउंटिंग किसके यहाँ होती है? ट्रांसफरर कंपनी के यहाँ, क्योंकि असहमत या विरोधी अंशधारी कौन से विरोधी होंगे? जिसका एकीकरण हो रहा है, जिसमें हो रहा है उसका नहीं, जिसका हो रहा है, मतलब सेलर कंपनी, वेंडर कंपनी, कुछ भी कहो। और इतना भी याद नहीं रहे तो आपको ये तो पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ बनता है? जो कंपनी समाप्त होती है उसके यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, क्योंकि इसका बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में ही ये एंट्रीज है। अब अपने को एक क्वेश्चन डिस्कस करना है जो ये पॉइंट्स बताएगा, जिसमें ये पॉइंट कवर होंगे कि भाई डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स का भी पॉइंट उसमें आ जाएगा। दूसरा, अपन ने एक उदाहरण जो आपको पीडीएफ में भेजा था, तीसरा जो क्वेश्चन था, उसमें तीनों ही तरह की अकाउंटिंग थी। जो कंपनी बंद हो रही है उसके यहाँ अकाउंटिंग कैसे होती है, जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स बनाए हुए थे। दूसरा, जो एकीकरण करने वाली कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, उसकी बुक्स में परचेज मेथड और जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, उन दोनों से, जिसको अपन मर्जर मेथड भी कहते हैं, उन दोनों से जर्नल एंट्रीज भी की हुई थी और दोनों ही मेथड से उसकी बैलेंस शीट भी बनाई हुई थी। परंतु मेरे द्वारा डिस्कस है वो परचेज मेथड ही किया हुआ था। तो जो मैंने एग्जाम्पल 12 करवाया था वो परचेज मेथड का था। आज जो अगला एग्जाम्पल अपन लेंगे उसमें जो ट्रांसफर कंपनी है उसकी बुक्स कैसे क्लोज होती है वो भी समझ में आ जाएगी, और वो अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद
जो परचेजर कंपनी है उसके यहाँ लेखांकन कैसे होता है उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि जो पिछला उदाहरण था उसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व का पॉइंट नहीं था, इसमें वो पॉइंट भी आपके कवर हो जाएगा ताकि परचेज मेथड के संबंध में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो क्वेश्चन में तो परचेज मेथड ही काम में लेना होता है। तो क्वेश्चन निकालिए, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी, एग्जाम्पल नंबर 13।